हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यह घटना चक्र का सीरीज चल रहा है कि जिसमें कि आज ये आर्थिक सामाजिक विकास जो कि इकोनॉमिक का सेशन चल रहा है और भी इसमें सारे वीडियोज बनाया जा रहा है, जिसमें कि इसमें थंबनेल पे लगाया गया है जैसे कि पॉलिटी है 7 बजे सुबह का, जियोग्राफी है 8 बजे, इन्वायरमेंट है 9 बजे का और शाम को इकोनॉमी है, जनरल साइंस है और हिस्ट्री है जो कि 5, 6 और 7 बजे का है। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं और देखिए कौन सा क्वेश्चन है। और आज का टॉपिक है इनकम। यहाँ पे है इनकम, नेशनल इनकम का है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है चैप्टर राष्ट्रीय आय का, तो इसके नोट्स दिए गए हैं, नोट्स पढ़ते हैं। आर्थिक देशी सीमा की संकल्पना। राष्ट्रीय आय लेखांकन समष्टि अर्थशास्त्र की एक शाखा है और राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चयों का आकलन इसका एक भाग है। राष्ट्रीय आय और इससे संबंधित कोई भी समुच्चय एक देश की उत्पादन क्रियाओं का मापन है। अब आता है आर्थिक सीमा। तो यहाँ आर्थिक सीमा है, तो इसके बारे में लिखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार आर्थिक सीमा एक देश की सरकार द्वारा प्रशासित वह भौगोलिक सीमा है जिसमें व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजी का निर्बाध संचालन होता है। इस परिभाषा का आधार व्यक्तियों के, वस्तुओं और पूंजी के संचालन की स्वतंत्रता है। अब है आर्थिक सीमा का क्षेत्र, तो इसमें कुछ पॉइंट है। तो पहला पॉइंट देखते हैं। देश की राजनीतिक सीमा समुद्री सीमा और आकाशीय क्षेत्र सहित देश की विदेशों में दूतावास, वाणिज्य दूतावास तथा सैनिक प्रतिष्ठान, देश के निवासियों द्वारा 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य चलाए जाने वाले जलयान और वायुयान। चौथा है मछली पकड़ने की नौकाएं, तेल व प्राकृतिक गैस यान जो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमाओं में या उन क्षेत्रों में चलाए जाते हैं जिन पर देश का अनन्य अधिकार है। अब यहाँ पर आता है राष्ट्रीय आय समुच्चयों की 2 श्रेणियां होती हैं, देशी और राष्ट्रीय, अर्थात देशी उत्पाद डोमेस्टिक प्रोडक्ट और राष्ट्रीय उत्पाद नेशनल प्रोडक्ट। एक देश की आर्थिक सीमा में स्थित उत्पादन इकाइयों द्वारा किया गया उत्पादन देशीय उत्पादन कहलाता है। अब यह है निवासी का संकल्पना। नागरिक और निवासी 2 भिन्न शब्द हैं। एक व्यक्ति एक देश का नागरिक हो सकता है और किसी अन्य देश का निवासी। जो भारतीय विदेशों में रहते हैं वे भारत के नागरिक हैं और जिस देश में रहते हैं वह उसके निवासी हैं। तो निवासी और नागरिक का मतलब समझ गए होंगे आप। अब आते हैं निवासी की परिभाषा क्या है। एक व्यक्ति या एक संस्था उस देश का निवासी कहलाता है जिस देश में रहता है या स्थित है। वह उसी का आर्थिक सीमा में उसके आर्थिक हित का केंद्र है। आर्थिक हितों के केंद्र में 2 बातें शामिल होती हैं। वह निवासी व्यक्ति या संस्था उस देश की आर्थिक सीमा में रहता है या स्थित और उसके कमाने, खर्च करने और संचय करने की आर्थिक क्रियाएं वही से होती है। एक देश के निवासियों द्वारा किया गया उत्पादन राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। यह उत्पादन चाहे उस देश की आर्थिक सीमा में किया गया हो या उससे बाहर। इसकी तुलना में उन सभी उत्पादन इकाइयों द्वारा किया गया उत्पादन जो एक देश की आर्थिक सीमा में स्थित है देशी उत्पाद कहलाता है, चाहे यह उत्पादन निवासियों द्वारा किया गया हो या गैर निवासियों द्वारा किया गया हो। राष्ट्रीय उत्पाद और देशी उत्पाद में संबंध। किसी देश की आर्थिक सीमा में किया गया कुल उत्पादन घरेलू उत्पाद होता है। किसी देश के निवासियों द्वारा किया गया कुल उत्पादन राष्ट्रीय उत्पाद होता है। राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल टू देशी उत्पाद प्लस देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा से बाहर किया गया उत्पादन, उसमें से माइनस देश की आर्थिक सीमा में गैर निवासियों द्वारा किया गया उत्पादन, और या राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल टू देशी उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त कारक आय, इसमें माइनस करेंगे विदेशों को दी गई कारक आय, या तो राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल टू देशी उत्पाद प्लस विदेशों से निवल कारक आय। तो इतने इसके फार्मूला दिए गए हैं। यदि विदेशों से प्राप्त कारक या विदेशों को दी गई कारक आय से अधिक होती है तो विदेशों से निवल कारक आय धनात्मक होगी, और यदि विदेशों से प्राप्त कारक आय विदेशों को दी गई कारक आय से कम होती है तो विदेशों से निवल कारक आय ऋणात्मक होगी। औद्योगिक वर्गीकरण। उत्पादन इकाइयों का अलग अलग औद्योगिक समूहों या क्षेत्र को
में समूहीकरण औद्योगिक वर्गीकरण कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में उन उत्पादन इकाइयों को शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से उत्पादन करती हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, खनिज निकालना, वानिकी आदि। इनसे द्वितीयक क्षेत्र के लिए कच्चा माल मिलता है। द्वितीयक क्षेत्र, इस क्षेत्र में वे उत्पादन इकाइयां शामिल की जाती हैं जो एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तित करती हैं। कारखाने, निर्माण, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति आदि इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। तृतीयक क्षेत्र है तो इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सेवाओं उत्पादन करने वाली उत्पादन इकाइयां आती हैं। परिवहन, व्यापार, शिक्षा, होटल, सरकारी प्रशासन, वित्त, आय आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब राष्ट्रीय आय के लेखांकन राष्ट्रीय आय संबंधी बहुत से समुच्चय होते हैं, जैसे देशी, राष्ट्रीय, देशी व राष्ट्रीय, सकल व निबल, कारक लागत पर आकलित, बाजार कीमत पर आकलित। निवल राष्ट्रीय और देशी उत्पाद के बारे में दिया गया है। फिर यहाँ पर है राष्ट्रीय आय के आकलन विधियां कुछ है, इसको पढ़िएगा। और फिर यहाँ पे है व्यय विधि है, व्यय विधि को बताया गया है। निजी अंतिम उपभोग, सरकारी अंतिम उपभोग, सकल देशी पूंजी निर्माण और निवल निर्यात। फिर यहाँ पे प्रयोज्य आय है, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय है। भारत के संबंध में उत्पादन विधि से समस्त संसाधनों द्वारा कुल उत्पादन, अंतिम उत्पादन, आय विधि समस्त संसाधनों द्वारा अर्जित कुल आय, व्यय विधि समस्त उपभोग व्यय का उपभोग। तो इसी के बारे में ऐसे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर है राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, जिससे कि जीडीपी क्या है उसके बारे में है, जीएनपी के बारे में है और एनएनपी के बारे में है। तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास घटाकर। ऑप्शन बी है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास घटाकर विदेश से प्राप्त निवल कारक आय जोड़कर। तो राष्ट्रीय आय निकालना है तो देखिए यही होता है, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर, तो यही होता है। इसे कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं, इसको यहाँ पर ऐसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है, तो ये होता है बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय होता है साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? तो इसमें उत्पादन विधि है, आय विधि है, व्यय विधि है, लेकिन ये ह्रासमान लागत विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएनपी एवं जीएनपी है, क्या है ये है? तो ये है एक राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यमापन, या बी ऑप्शन है खंड लागत पर राष्ट्रीय उपज के मूल्य का मूल्यांकन, सी है मूल्य का निर्यात का मूल्य, या भिन्न भिन्न है। तो वैसे तो इसको ए मानते हैं, लेकिन इसमें डी भी होगा, ये भिन्न भिन्न भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, वो क्या है? तो वो है असंगठित क्षेत्र। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताइए इसको कि कथन और कारण बताना है। शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद इक्वल टू सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्य ह्रास। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय शुद्ध घरेलू उत्पाद डिवाइड राष्ट्र की कुल जनसंख्या। फिर थर्ड है, इसमें कारण नहीं है तो स्टेटमेंट ही है, विश्व की व्यवस्थाओं की तुलना करने हेतु शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बेहतर मानक है। तो इसमें बताना है, तो उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, काफी लंबा है। शुद्ध घरेलू उत्पाद का अभिप्राय एक वर्ष में एक देश की घरेलू सीमाओं में निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है, जिसमें से स्थिर पूंजी के उपभोग को घटा दिया जाता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद इक्वल टू सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। प्रति व्यक्ति आय एक राष्ट्र या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। प्रति व्यक्ति आय का उपयोग किसी क्षेत्र के लिए औसत प्रति व्यक्ति आय निर्धारित करने और आबादी के जीवन स्तर और गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है। किसी राष्ट्र के लिए प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है।
किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं। यह किसी देश के घरेलू उत्पाद का व्यापक मापक होता है और इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत पता चलती है, परंतु विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने हेतु शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बेहतर मानक है, क्योंकि इसमें से घिसावट मूल्य घटा दिया जाता है, जिससे वास्तविक अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य पता चलता है। 8वां क्वेश्चन है, किसी दी अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं नागरिकों की उत्पादित वस्तुओं, तो यह ऑप्शन डी होगा, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर 9वां नंबर, एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय यानी वाई है, तो इसको क्या करते हैं, तो इसको कहते हैं वाई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस फिर एक्स यानी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। यहाँ पर सी का मतलब उपभोग व्यय है, आई मतलब निवेश है इन्वेस्ट, और जी मतलब सरकारी खर्च है, और एक्स मतलब निर्यात और आयात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समायोजित सकल आय यानी AGR की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए ब्याज आय आता है, लाभांश डिविडेंड आता है, विदेशी मुद्रा लाभ फॉरेक्स गेन आता है, तीनों आते हैं, तो तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाए तो वास्तविक आय, तो ये होती है अपरिवर्तित रहेंगी। किस सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो यह होता है ऑप्शन बी, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। क्या ये है जो ये ठीक है, इनको रखा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट है, इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, इसे जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो ये है ऑप्शन बी, 2, 3, 4 है, यानी कि पहला गलत है, इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह विचार है कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान पर देना चाहिए, व्यक्तियों पर ध्यान देना चाहिए, वस्तुओं से अधिक व्यक्तियों पर ध्यान देना चाहिए। यह व्यक्त किसका है, तो ये है अमर्त्य सेन द्वारा। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है, तो ये है राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो जीडीपी से। आर्थिक विकास असमानता युग्मित होता है, तो ये होता है स्फीति के साथ। निम्न कारण से जीएनपी के श्रम की भागीदारी कम है, तो यहाँ ऑप्शन दिया गया, मजदूरी की तुलना में कीमतें कम करना नहीं, कीमत की तुलना में लाभ कम नहीं, लाभ की तुलना में कीमतें कम करना नहीं, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम करना, ये ठीक है। देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन डी है। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो देखिए आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तन, फिर आर्थिक वृद्धि, तो ये हो जाएगा जीडीपी, और संपोषित विकास, तो संपोषित विकास हो जाएगा पर्यावरण, और जीवन की गुणवत्ता हो जाता है स्वास्थ्य। 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ऑप्शन डी। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में विगत 1 दशक में 4 गुना वृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत 1 दशक में कमी आई है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 1 सही है, 2 सही है और 1 गलत है। लगातार दशक 4 में वृद्धि नहीं हुई है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर युग्मों पर विचार करना है, पद दिया है और सर्वोत्त वर्ण दिया गया है। तो इसे मेल्ट डाउन स्टॉक कीमतों में गिरावट, ये ठीक है। मंदी रिसेशन, ये समृद्धि गिरावट नहीं है। स्लो डाउन, ये सकल घरेलू उत्पाद गिरावट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ कथन और कारण है। कह रहा है कि भारतीय आर्थिक नीति की अंदर और बाहर दोनों ओर से अधिकाधिक आलोचना हो रही है, क्योंकि आलोचना अधिकांशतः आदर्शों के भेदों पर आधारित है। तो ये इसका सही, दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं,
1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी, तो ये था उपरोक्त सभी, मतलब उदारीकरण, एलपीजी का है, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ तो कब हुआ था? तो ये है औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ हुआ था। भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसा ही बने रहने का एक कारण है, तो ये है निवेश का प्रतिमान पूंजी प्रधान उद्योगों की दिशा में उन्मुख रहा है। भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति के दो घटकों स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये है ऑप्शन बी है, संरचनात्मक समायोजन क्रमिक बहुपद प्रक्रम है, जबकि स्थिरीकरण त्वरित अनुकूल प्रक्रम है। 27 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पायनियर किसको कहा जाता है? तो ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और 28वां क्वेश्चन देखते हैं, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो ये होता है प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो आज हम लोग ये 28 क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लगभग 96 क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पार्ट 2 करके, इसको नेशनल इनकम पार्ट 2 करके वीडियो बनाया जाएगा। तो चलिए अब इसको नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि यहाँ पे आज 29 क्वेश्चन कराया गया है और इसमें 96 क्वेश्चन है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। तो ये नेशनल इनकम का चल रहा है और वो अब बनाया जाएगा पार्ट 2। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।